मारियोपोल नाम का एक शहर था जो अब खत्म हो गया है। अगर नक्शे पर यह मौजूद भी है तो इसे लाशों के शहर के नाम से पहचाना जा रहा है। युद्ध लोलुपता ने यहाँ 21,000 जानें ले ली हैं। बुचा में भी यही हुआ है। विश्व के कुछ ही भूगोल इतने अभागे होंगे जितना कि रूस और यूक्रेन है। इनके लिए 21वीं सदी भी खाली नहीं गई। यहाँ एक और जनसंहार हो ही गया। जार के शासन से लेकर कम्युनिस्टों और पुतिन के रूस तक यूक्रेन का एक और इतिहास है, जिसे सत्ता संचालित मेगा मर्डर, डेमोसाइड, जीनोसाइड यानी क्रूरतम सामूहिक हत्याओं के ब्यौरे में भी पढ़ा जा सकता है। यूक्रेन और रूस का भूगोल इतना दुर्भाग्यशाली है कि यहाँ कुछ जघन्यतम हत्याएं आर्थिक नीतियों की वजह से भी हुई हैं। चौंकिए नहीं, सच है, आर्थिक नीतियों ने हजारों लोगों को मार डाला। कैसे? पलटते हैं इतिहास के पन्ने, खनक उठते हैं किस्सों के सिक्के। 18वीं सदी की शुरुआत में रूस का भूगोल ऑस्ट्रिया और रूस के साम्राज्यों के बीच बटा था। पहले विश्व युद्ध के बाद 1917 में रूस में जार शासन का अंत हुआ। व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में क्रांति हुई। बोल्शेविकों ने सत्ता संभाल ली और इसके बाद यूक्रेन में स्वतंत्र सरकार बन गई। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ यूक्रेन नक्शे पर उभर आया। बोल्शेविक इस आज़ाद यूक्रेन के खिलाफ थे। रूस की लाल सेना यूक्रेन पर चढ़ाई। 1918 से 1921 तक यूक्रेन ने जमकर लोहा लिया, लेकिन अंततः जीत हुई रूस की। यूक्रेन को सोवियत संघ में मिला लिया गया। अब वह सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का हिस्सा था। जार शासन के तख्ता पलट के बाद रूस में सिविल वार शुरू हो गया। लेनिन ने आर्थिक ताकत का केंद्रीकरण शुरू कर दिया था। इसे वार कम्युनिज्म कहा गया। रूस की रेड आर्मी के लिए आर्थिक संसाधनों की जरूरत थी। उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हो गया। अनाज का सारा उत्पादन सरकार के कब्जे में आ गया। लेनिन के सैन्य अभियान को इससे ताकत तो मिली, लेकिन दमनकारी नीतियों ने रूस की और सोवियत की अर्थव्यवस्था को तोड़ दिया। उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं बचे थे। किसानों ने पैदावार सीमित कर दी। शहरों में सामानों की किल्लत होने लगी। फैक्ट्री में काम करने वाले कम हो गए। हड़तालें होने लगी। यानी वही लोग जो 1917 में लेनिन की क्रांति की सबसे बड़ी ताकत थे, 1921 में लेनिन की नीतियों के विरोधी हो गए। दबाव में व्लादिमीर लेनिन को नई आर्थिक नीति लानी पड़ी। मार्च 1921 में कम्युनिस्ट पार्टी की 10वीं कांग्रेस में लेनिन ने एक नई आर्थिक नीति का ऐलान किया। अनाज पर बलपूर्वक कब्जे की नीति बंद कर दी गई। इसके बदले एक टैक्स लगा दिया गया। कुछ उद्योगों का राष्ट्रीयकरण खत्म करके उन्हें निजी क्षेत्र को दे दिया गया। इससे उत्पादन बढ़ा। शहरों में लोग आने लगे, लेकिन इसके साथ रूस में नए पूंजीवाद का उदय शुरू हो गया था। यूक्रेन के इतिहास के सबसे भयानक जनसंहार की भूमिका इसी घटनाक्रम से बनी थी। व्लादिमीर लेनिन 1924 में नहीं रहे। कम्युनिस्ट पार्टी में लंबी खींचतान चली और जोसेफ स्टालिन ने सत्ता संभाल ली। स्टालिन के साथ रूस में आर्थिक नीतियों का एक नया दौर शुरू होता है। स्टालिन ने लेनिन की 1921 वाली नीति को खत्म कर दिया, जिसमें निजी उद्यमिता को वरीयता दी गई थी। स्टालिन पंचवर्षीय योजना लेकर आए। 1928 से 1953 के बीच 4 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गईं। दुनिया में इस आर्थिक मॉडल की प्रशंसा और आलोचना में करोड़ों शब्द लिखे गए हैं, लेकिन यूक्रेन के लिए स्टालिन की पहली पंचवर्षीय योजना भयानक मौत का फरमान साबित हुई। 1928 से 1932 के बीच पहली पंचवर्षीय योजना में स्टालिन ने रूस की पूरी अर्थव्यवस्था बदल डाली। उन्होंने खेती का सामूहिकीकरण और सरकारीकरण कर दिया था। निजी खेतों पर कब्जा करके उन्हें कोलहोप्स फार्म में बदल दिया गया। ये वो सामूहिक फार्म थे जिनमें किसान मजदूरों की तरह काम करते थे। वही किसान जो कभी इन खेतों के मालिक थे। खेती के संसाधनों पर पूरी तरह सरकार का कब्जा था। स्टालिन अनाज के कारोबार में सोवियत संघ को बड़ी ताकत बनाना चाहते थे। आज के भारत की तरह
यूक्रेन के अधिकांश किसान उस समय छोटी जोत वाले थे, वे जीविका के लिए खेती करते थे, इसलिए स्टालिन की इस नीति का जबरदस्त विरोध हुआ। तत्कालीन दस्तावेज बताते हैं कि यूक्रेन में ऐसे करीब 4000 आंदोलन हुए जिन्हें स्टालिन की सोवियत पुलिस ने सख्ती से कुचल दिया। किसानों को लेबर कैंप में भेज दिया गया। कुछ बड़े किसान जो इस नीति का विरोध कर रहे थे उन्हें कुलक कहकर राष्ट्र विरोधी घोषित कर दिया गया। अनाज की जबरदस्ती से खरीद और दमन की नीतियों ने यूक्रेन में एक जनसंहार की जमीन तैयार कर दी। 1932 में स्टालिन ने 5 स्टेक्स ऑफ ग्रेन की कुख्यात नीति लागू कर दी। प्रत्येक गांव के लिए अनाज का कोटा तय कर दिया गया। यह अनाज पहले सरकार को देना होता था, इसके बाद जो बचता था वह खाने को मिलता था। हालत यह हुई कि लोगों के पास खाने के लिए अनाज भी नहीं बचा। अगर कोई बच्चा भी अनाज ले जाता मिल जाता तो उसे जेल में बंद करने या गोली मारने के आदेश थे। अनाज घर में मिलना यानी उसे सोशलिस्ट प्रॉपर्टी की लूट माना गया। 1933 की शुरुआत तक सोवियत अधिकारियों ने करीब 55,000 लोगों को जेल में बंद कर दिया। 2000 को मौत की सजा दी गई। अब यूक्रेन में भुखमरी शुरू हो गई थी। लोगों के पास खाने को रोटी नहीं थी। गांव खाली होने लगे। भोजन की तलाश में लोग दूसरी जगहों पर जाने लगे। वास्लेव मोल्टोव जोसेफ स्टालिन के सबसे करीबी कामरेड थे। हिटलर के लिए जो जनसंहार हेनरिक हिमलर ने किया था, लगभग वैसा ही काम मोल्टोव ने स्टालिन के लिए किया। मोल्टोव ने यूक्रेन की सीमाएं सील कर दी। गांव छोड़कर जाने पर रोक लगा दी गई ताकि मजदूरी जारी रहे। शहरों के बीच आने जाने के लिए पासपोर्ट व्यवस्था लागू की गई। जो गांव अनाज देने का कोटा पूरा नहीं करता था उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता था। लोग थोड़े से अनाज के लिए मरने मारने लगे। यूक्रेन में होल्डोमार शुरू हो गया था। होल्डोमार यानी एक ऐसी भुखमरी जो शासकों ने पैदा की थी। लाखों लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। वे घास, सड़ा अनाज, यहाँ तक कि कुत्ते बिल्ली खा रहे थे। दूसरी तरफ सोवियत पुलिस उनके घर की दीवारें खोदकर अनाज तलाश रही थी। यह होल्डोमार दुनिया के इतिहास का सबसे जघन्य नरसंहार था। इसकी तस्वीरें आज भी लोगों को विचलित कर देती हैं। यह एक ऐसी मौत थी जो अनाज की बहुतायत के बीच लोगों पर थोपी गई। 2015 में यूक्रेन के डेमोग्राफी इंस्टीट्यूट ने बताया कि 1932-33 के बीच होल्डोमार से यूक्रेन में 39 लाख लोग मारे गए, जबकि इसी दौरान 1932 में सोवियत शासन ने 4.27 मिलियन टन अनाज एकत्र किया था, जिससे 12 मिलियन लोगों का पेट भरा जा सकता था। सरकार की कोई आर्थिक नीति इस कदर हत्यारी हो सकती है, इसका अंदाज किसी को नहीं था। यह स्टालिन का एक ऐसा जनसंहार था जो बरसों तक दुनिया से छिपा रहा। गैरेट जोन्स ब्रिटेन के पत्रकार थे जो 1933 में यूक्रेन गए थे। वह शायद इस मेगा मर्डर के अकेले गवाह थे। जोन्स ब्रिटेन और नाजी शासन में अच्छी पहुंच रखते थे। उन्होंने यूक्रेन से लौटने के बाद होल्डोमार के बारे में बताया, लेकिन तब शायद इसे नाजी प्रोपेगेंडा का हिस्सा मान लिया गया। जोन्स की मौत के लंबे समय के बाद उनके कुछ संस्मरण मिले, तब होल्डोमार को लेकर अन्य जानकारियां भी सामने आने लगी। 20वीं सदी की शुरुआत में दुनिया को जब इस जनसंहार के बारे में पता चला तो दिल दहल उठे। पत्रकार गैरेट जोन्स यूक्रेन के हीरो हो गए। पोलैंड के मशहूर फिल्म निर्देशक एग्निका हॉलैंड ने पत्रकार गैरेट जोन्स और होल्डोमार पर एक फिल्म बनाई है। मिस्टर जोन्स की शीर्षक वाली यह फिल्म 2019 के बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई थी। आज यूक्रेन केवल होल्डोमार को ही नहीं, बाबी यार के नरसंहार को भी याद कर रहा है। वह 1941 का सितंबर था, यहूदियों के पवित्र याम किपुर त्योहार का दिन। कीव पर कब्जे के बाद नाजी सेना ने यहूदियों को शहर के बाहर बाबी यार की सकरी घाटी में जमा किया और 2 दिन में 3300 से अधिक यहूदी मार दिए गए। यूक्रेन के इसी क्षेत्र में बुचा से लेकर मारियोपोल तक जनसंहार का अब एक नया जघन्य इतिहास बन रहा है। यह था किस्सों का एक दर्दनाक सिक्का। अगले हफ्ते फिर लौटेंगे एक नए किस्से के साथ। बने रहिए मनी 9 के साथ। समझ है तो सहज है।